Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका टॉपिक का नाम है डीएनए एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल से एडवांस तक हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। इसको अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखेंगे मल्टीपल टाइम्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर यहाँ पर। स्टूडेंट्स जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या बोलता है, अगर डीएनए के दो स्टैंड है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर ये 3 प्राइम डायरेक्शन है तो 5 प्राइम होगा, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर, इफ दिस इज 3 प्राइम दिस इज 5 प्राइम। तो क्या होता है, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन बोथ द स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड आउट, दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड आउट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन अगर 3 to 5 है तो ये क्या होगा 5 to 3। और इस स्टैंड पे अगर यहाँ पे एडेनिन है, थाइमीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन सो ऑन, तो जो नया स्टैंड बनेगा तो इस स्टैंड को कॉपी करता हुआ नया स्टैंड बनेगा। ए की जगह टी, टी की जगह ए, जी की जगह सी, हमें पता है सी की जगह जी और ए की जगह टी। कॉम्प्लीमेंटेशन रूल, वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग रूल जो हमने पढ़ा था, तो सेम यहाँ पर भी जो स्टैंड के ऊपर एक नया स्टैंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बने, इस डीएनए में जो हाफ स्ट्रैंड है वो पेरेंटल है और हाफ न्यू डॉटर स्ट्रैंड, सिमिलरली इन दिस स्ट्रैंड ऑल्सो। तो दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें एक स्ट्रैंड पुराना होता है पेरेंटल और एक स्ट्रैंड नया आता है, ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं हम मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का। तो स्टूडेंट्स मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं बेसिक। सपोज करो एक स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है। तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होंगे ना पैटर्नल साइड से। एक ओवम है, ओवम में कितने क्रोमोसोम होंगे 23। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक फर्टिलाइज ओवा बनेगा, दिस इज फर्टिलाइज ओवम। तो इस फर्टिलाइज ओवम में कितने क्रोमोसोम्स होंगे 46, 23 फ्रॉम पैटर्नल साइड एंड 23 फ्रॉम मैटरनल साइड, 46 हो गए। तो इस फर्टिलाइज ओवा, ये सिंगल सेल है, फर्टिलाइज ओवा इज ए सिंगल सेल। तो इस पूरे सिंगल सेल से एक इंडिविजुअल बनना है। सपोज करो एक इंडिविजुअल बन गया, एक मेडिकल स्टूडेंट बन गया एक, तो ये मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल प्रोफेशनल है, ठीक है, ये मेडिकल प्रोफेशनल बन गया एक, उसको हेड भी बना दी, ठीक है। ये एक मेडिकल प्रोफेशनल बन गया ये इस सिंगल सेल से। तो ये जो मेडिकल प्रोफेशनल जो इंडिविजुअल बना है, तो इसमें तो बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स होंगे ना, बिलियंस ऑफ बिलियन सेल, बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एक सिंगल सेल से, अब इस सिंगल सेल में जो डीएनए है, ठीक है, अब इसमें बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स हैं, तो इसके हर एक सेल में डीएनए आया होगा, ठीक है। तो वो कैसे आया होगा, रेप्लिकेशन से। तो अगर मैं सपोज करूं इसके एक न्यूरॉन से एक सेल ले लूं, न्यूरॉन सेल ले लिया एक, ठीक है, और एक पेनक्रियास से सेल ले लिया, पेनक्रियास से सेल ले लिया हमने, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इन दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, डीएनए सेम होगा, जीन्स भी एग्जैक्टली सेम होंगे। तो बॉडी के कहीं से भी, हमने हेयर से भी लिया, कहीं से भी लिया, तो एक सेल से फर्टिलाइज ओवा से इतने सारे बिलियंस और बिलियन सेल बने और हर एक सेल में सेम जीन सेम डीएनए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इट इज ओनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम डुप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनने को, डीएनए से क्या बनता है, इसमें डीएनए ही बनता है। तो ये ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ कि फ्रॉम अ सिंगल सेल दिस बिलियंस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म विच हैव बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स एंड ईच सेल हैज द सेम नंबर ऑफ डीएनए, same number of chromosomes and same number of genes. Then how come it is possible? ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? Because of the process of DNA replication, ठीक है। तो इस प्रोसेस की वजह से सारे सेल में, इसके जितने भी सेल्स होंगे सब में डीएनए आया इक्वल नंबर में सेल्स भी आए, ठीक है। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई
सपोज करो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, अगर हम इसका एक हेयर फॉलिकल सेल लेते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल सेल लिया हमने, तो हेयर फॉलिकल सेल लिया, एक हमने लिया पैनक्रियाज के बीटा सेल ले लिया एक, ठीक है। अब हेयर फॉलिकल सेल क्रेटिन बना रहे हैं, अब पैनक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन बना रहे हैं। भाई अब ये देखेंगे कि दोनों सेल्स में जीन सेम है, क्रोमोसोम सेम है, डीएनए सब सेम है, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हेयर फॉलिकल इंसुलिन नहीं बना रहे और पैनक्रियाज क्रेटिन नहीं बना रहे? इंसुलिन तो पैनक्रियाज के बीटा सेल ही बना रहे हैं और क्रेटिन तो हेयर फॉलिकल के सेल बना रहे हैं। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो जीन एक्सप्रेशन हर एक सेल का डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हर एक सेल फंक्शनली डिफरेंट हो जाता है। दिस फंक्शनली डिफरेंट, द सेल्स आर डिफरेंट फंक्शनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनने को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो मतलब ये एक्सप्रेस करेगा, डीएनए या जीन्स अपने आप को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेगा। तो एक्सप्रेस करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो डीएनए तो पूरे का पूरा जीनोम को रेप्लिकेट कर देता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन एक स्पेसिफिक होता है, उसमें सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हर जगह नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हेयर फॉलिकल में इंसुलिन का जीन होगा, लेकिन वो जीन कैसा रहेगा? स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा, उसका जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्रेटिन वाले जीन का जीन एक्सप्रेशन होगा। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स में क्रेटिन वाला जीन स्विच ऑफ होगा, लेकिन इंसुलिन वाला जीन स्विच ऑन, वो जीन एक्सप्रेस कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि रेप्लिकेशन तो हर एक सेल में पूरा का पूरा जीनोम को रेप्लिकेट कर देगा, ठीक है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा, बहुत स्पेसिफिक होगा। कुछ जगह वो जीन स्विच ऑफ होते हैं, कुछ जगह वो जीन स्विच ऑन होते हैं। मतलब स्विच ऑफ स्विच ऑन मतलब कहीं जगह किसी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है और कहीं जगह किसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो इसलिए सारे के सारे सेल फंक्शनली डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये बेसिक जाना, अब एक बार देखते हैं डीएनए एप्लीकेशन प्रोसेस जो है हमारा। भाई सपोज करो एक ये डीएनए है, डीएनए है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, ठीक है, और ये इसका 5 प्राइम एंड है। ये कौन सा एंड है? 5 प्राइम। 5 प्राइम एंड पे कौन सा ग्रुप होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, पता है हमें। और 3 प्राइम एंड पे कौन सा ग्रुप होता है? हाइड्रोक्सिल OH, पता है हम लोगों को। अच्छा, एक स्ट्रैंड डीएनए का ये रहा, डबल स्ट्रैंडेड होता है ना डीएनए, तो ये 3 प्राइम एंड होगा इसका, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है, और ये इसका कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड, ठीक है। अच्छा, अब जब रेप्लिकेशन होता है तो सपोज ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ आइडेंटिकल तो नहीं होते ना, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते, तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सेम यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये हस्बैंड वाइफ की तरह है, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में आइडेंटिकल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि उसमें जो बेस पेयरिंग है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर यहाँ आइडेनिन होता है थाइमिन होगा, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अब देखो क्या होता है, सपोज करो एक भाई एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है ये, ठीक है, इसको हेड पहना देते हैं। ये भाई ये साउथ इंडियन मूवीज में जो विलन होते हैं ना वो है ये, जो साउथ इंडियन मूवीज में जो विलन होते हैं वो है, विलन है ये, ठीक है। थोड़ा इसको गुस्सा दिखा देते हैं, गुस्सा ऐसे, ठीक है, ये विलन है भाई। अब देखो, अब ये क्या चाहता है, ये इस हस्बैंड वाइफ को सेपरेट करना चाहता है। तो भाई हस्बैंड वाइफ को सेपरेट करना तो आसान है नहीं, तो ये क्या काम करेगा, ये जो सेपरेट करने के लिए इस जो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है सबसे वीक पॉइंट ढूंढेगा। तो वीक पॉइंट भाई सेपरेट करने के लिए वीक पॉइंट ढूंढेगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट से तो सेपरेट होंगे नहीं। तो वीक पॉइंट क्या होंगे? वीक पॉइंट एक ऐसी जगह होंगी
जहाँ पे एडेनिन और थाइमिन रिच सीक्वेंस, क्योंकि हम लोगों को पता है ग्वानिन और साइटोसिन तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन होते हैं ना, ये तो हमने देखा था। लेकिन वीक पॉइंट वो होंगे जहाँ पे एटी रिच सीक्वेंस, एटी रिच सीक्वेंसेस, एटी रिच सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस जहाँ पे एडिनोथाइमिन ज़्यादा हो। तो एडिनोथाइमिन को सेपरेट करना आसान होगा, क्योंकि इसलिए सेपरेट करना आसान होगा क्योंकि वहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एडिनोथाइमिन में। अगर ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं वहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3। तो उन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू सेपरेट आउट द टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसने वीक पॉइंट ढूंढ लिया, एटी रिच सीक्वेंस, ठीक है। तो एटी रिच सीक्वेंस वीक पॉइंट ढूंढा। अब इसने क्या काम किया, अपने कुछ आदमी भेज दिए, प्रोटीन्स भेज दिए कुछ, ये इसके आदमी हैं ये, ठीक है। अब क्या हुआ, अब प्रोटीन्स ने क्या काम किया, ध्यान सुनेंगे। इन प्रोटीन्स ने जो क्या काम किया, ने क्या काम किया, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। इन प्रोटीन्स ने जो काम किया, भाई डीएनए था, यहीं पे बना लेते हैं इन प्रोटीन्स को। ये प्रोटीन्स ना यहाँ पे आके ऐसे लग गई, ये तो इन प्रोटीन्स ने क्या काम किया, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लिया और इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने में लग गए, ठीक है। इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने में लग गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज, ये जो एटी सीक्वेंस थे, जो वीक पॉइंट था इस डीएनए का सेपरेट करने के लिए, तो उस वीक पॉइंट को हम बोलते हैं ओराई, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो पहला स्टेप रेप्लिकेशन का यही है, ओराई का पता लगाना, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जब भी रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ से होता है, रेप्लिकेशन हमेशा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, सर्कुलर, ठीक है, उनमें केवल एक ही ओराई होता है। कितना ओराई होता है? 1 ओराई। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है? बहुत बड़ा लीनियर डीएनए, उसमें ओराई कई सारे होते हैं, मल्टीपल ओराइज होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, इन ई कोलाई, इन बैक्टीरिया देयर इज ओनली सिंगल प्रोकैरियोट, देयर इज अ सिंगल ओराई, बट इन यूकैरियोट्स देयर इज अ मल्टीपल ओराइज, ठीक है। तो हम जो डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी किया गया था वो प्रोकैरियोट्स में ई कोलाई में किया गया था। तो जो भी हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो एज अ रेफरेंस हम ई कोलाई को लेकर चल रहे हैं और ई कोलाई में ही डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारी बुक्स में भी ई कोलाई के बारे में दिया हुआ है, राइट। तो भाई अब क्या होगा देखते हैं। अब ई कोलाई का डीएनए में पता है ना, जैसे एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भाई हमें पता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो हमने एक इतना पोर्शन ले लिया स्टडी करने के लिए, तो इतना पोर्शन हमने बना लिया ये, तो सर्कुलर डीएनए एक्चुअली, लेकिन हमने इतना पोर्शन ले स्टडी करने के लिए बना लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ई कोलाई का डीएनए है ये, तो ठीक है। ओराई क्या होते हैं? ऐसे सीक्वेंसेस जहाँ पे वीक पॉइंट होते हैं, वो एटी रिच होते हैं, वो इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस साउथ इंडियन जो विलन था, इसने कुछ प्रोटीन्स भेजे अपने, और प्रोटीन्स ने क्या काम किया कि हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये अब बहुत मेहनत कर इन दोनों इस पोजीशन से दोनों स्ट्रैंड को पुल करेंगे ऐसे। तो जब पुल करेंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये 3 प्राइम एंड था, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है, थ्री प्राइम एंड, ये इसका 5 प्राइम एंड, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस थे यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे एडेनिन थाइमिन लिखा था हमने, TA। अब ये इस प्रोटीन्स ने क्या काम किया, मेहनत कर इन दोनों स्ट्रैंड्स को पुल कर दिया। तो जब पुल कर दिया
तो अब भाई ये अब हैप्पी हो गए, ये हैप्पी हो गए ये दोनों प्रोटीन्स। अब इन्होंने मेहनत करी और इनका मेहनत ने रिजल्ट ला दिया। रिजल्ट क्या ला दिया? दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो गए, पुल। तो जब दोनों पुल हो गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो बबल बना इसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, रेप्लिकेशन बबल बन गया। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, अब ये जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड से जब सेपरेट हुए तो ये दोबारा वापस भी तो जुड़ सकते हैं भाई, जुड़ सकते हैं। तो अब उसको ये वापस से ना जुड़ें, तो ये जो साउथ इंडियन विलन था बहुत चालाक था, इसने क्या काम किया, कुछ और प्रोटीन्स भी भेजी, कुछ और प्रोटीन्स भी भेजी। उन प्रोटीन्स ने क्या काम किया, वो ऐसे लग गई। इन प्रोटीन्स का नाम था SSB। SSB स्टैंड्स फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। यहां लिख देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो अब ये प्रोटीन्स क्या काम करती हैं, जो दो स्ट्रैंड्स पुल आउट हुए थे, तो अब इन दोनों स्ट्रैंड्स वापस से रिवाइंड ना हो जाएं, वापस से ये जुड़ ना जाएं, उसको वो ये प्रोटीन्स होने नहीं देगी। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या काम करती हैं, इट प्रिवेंट्स द रिवाइंडिंग ऑफ अनवाइंडेड डीएनए। ये जो अनवाइंड हुआ था डीएनए उसको रिवाइंडिंग से रोकेंगी। ठीक है, अच्छा एक काम और करती हैं ये, एक क्या काम करती हैं दूसरा, हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस में होती है ना रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस में होती है रेप्लिकेशन, ये हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस में होती है एस फेज में, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो रेप्लिकेशन क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में है तो रेप्लिकेशन हमेशा न्यूक्लियस में ही होगा। ठीक है, तो क्या न्यूक्लियोप्लाज्म में ना कुछ न्यूक्लियसेस होते हैं, जैसे ये कटर है, एक कटर। तो ये एंजाइम है, एंजाइम का नाम है न्यूक्लियसेस। ये न्यूक्लियसेस क्या काम करते हैं, जैसे इनको सिंगल स्ट्रैंड मिलता है ना, तो ये बहुत इजीली सिंगल स्ट्रैंड को कट कर सकते हैं न्यूक्लियसेस। तो कटर लेके आए हैं ये एंजाइम। तो जब सिंगल स्ट्रैंड को कट कर देंगे तो भाई क्या हो जाए, डीएनए हमारा टूट जाएगा, ब्रेक कट हो जाएगा। लेकिन ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो बाइंड हुई, तो इस कटर को, इस एंजाइम को काम करने नहीं देगी, इसको काटने नहीं देंगी। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ने दो काम करे। पहला क्या काम किया कि जो स्ट्रैंड अनवाइंड हुए थे उसको रिवाइंड होने से बचाया। ठीक है, दूसरा क्या काम किया, ये जो न्यूक्लियसेस थे, जो कटर, ये इस न्यूक्लियसेस को इस सिंगल स्ट्रैंड को काटने नहीं देगा। ठीक है, तो एसएसबी ने दो काम कर दिए, प्रिवेंट्स रीवाइंडिंग ऑफ अनवाइंडेड डीएनए। ठीक है, दूसरा काम क्या था, प्रोटेक्ट्स सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस अटैक। ठीक है, दो काम कर दिए इसने। तो एसएसबी के दो काम हम लोग याद रखेंगे। एक तो उसने जो स्ट्रैंड सेपरेट आउट हुए थे उसको रिवाइंड होने से बचाया, और जो न्यूक्लियस थे ये एंजाइम, ये कटर, इसके कटर से बचा लिया। ये एसएसबी के दो फंक्शन हो गए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा, हमने पढ़ा ओरई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसे सीक्वेंसेस जो एटी रिच होते हैं। ठीक है, वो वीक पॉइंट है। तो वीक पॉइंट पे ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, उसको पुल करती हैं। जब पुल करेंगी तो एक रेप्लिकेशन बबल बनेगा। ठीक है, इन प्रोटीन का नाम है डीएनए। तो ऐसे लिखेंगे, डीएनए शॉर्ट स्मॉल में, एनए स्मॉल में, डीएनए। तो डीएनए पहला स्टेप था ना, ए स्टेप था, ए फर्स्ट। तो इन प्रोटीन ने क्या काम किया, दोनों स्ट्रैंड को ओरई से खींचा, अपोजिट पुल किया। उसके बाद जब अपोजिट स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पुल हो गए तो एसएसबी बाइंड कर गए, जिससे रिवाइंड ना हो और न्यूक्लियस का अटैक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेप्लिकेशन बबल बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इतनी बात पढ़ी। अच्छा, डीएनए प्रोटीन्स का नाम हमारे बुक्स में नहीं दिया हुआ, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो पूरा इसको एडवांस डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो रेप्लिकेशन बबल बना, ठीक है, अब रेप्लिकेशन बबल बना, ये हमारा ये जो डायरेक्शन है 3 to 5, ये ठीक है, डायरेक्शन तो एंटी पैरेलल हमने लिखी दी है। अब सपोज करो
हम ये क्या काम करते हैं, सपोज ये जो है ना हमारा ये रेप्लिकेशन बबल, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो अभी दोनों स्ट्रैंड अभी बाइंड हुए हुए हैं यहाँ से, तो यहाँ पर अब एक और प्रोटीन आके बाइंड करेगी। इसको थोड़ा रब कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्या होता है आगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब क्या होता है आगे देखो, ये ले लेते हैं 3 प्राइम डायरेक्शन, और ये कौन सी डायरेक्शन है, 5 प्राइम। 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप, ये जो डायरेक्शन है 3 प्राइम, और ये डायरेक्शन कौन सी है, 5 प्राइम। ठीक है, ये रेप्लिकेशन बबल बना हुआ है। सीक्वेंस लिख लेते हैं, ए है, टी है, टी है, ए है, ए टी। ठीक है, ये रेप्लिकेशन बबल बना हुआ है। अब क्या होता है यहाँ पर, ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी बाइंड की हुई हैं। हमने पढ़ा था ना सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स का फंक्शन। प्रोटीन डीएनए ए जो प्रोटीन थी उसने अपना काम कर लिया है, वो अपना काम कर गई है। ठीक है, ओरई है, ये ओरई को पोल अपार्ट कर लिया है। अब क्या होता है, ये जो पॉइंट्स हैं इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक। जो बबल था ना रेप्लिकेशन बबल, ये जहां से पॉइंट है ये रेप्लिकेशन फॉक। अब क्या होगा, ये 3 प्राइम एंड है। अब क्या होगा, यहां पर ना एक प्रोटीन बाइंड करती है, उस प्रोटीन का नाम है हेलिकेजेस। हेलिकल स्ट्रक्चर है 6 प्रोटीन, 1 2 3 4 5 6। तो हेलिकेजेस, ये हेलिकेजेस जो प्रोटीन होती हैं इनको हम अनजिपर भी बोलते हैं, इनको हम अनवाइंडेज भी बोलते हैं, अनवाइंडेज। ठीक है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर 6 प्रोटीन्स बाइंड कर जोड़कर एक प्रोटीन बनाती है हेलिकेज। हमने लिखा ना 1 2 3 4 5 है, तो 6 प्रोटीन बाइंड करेंगी, और 6 प्रोटीन जब बाइंड करेंगी तो हेलिकेज नाम की एक प्रोटीन बना लेती है। ठीक है, ये हेलिकेज को अनजिपर और अनवाइंडेज बोला। अब ये क्या काम करेगी, ये रेप्लिकेशन फॉक की डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ये एटीपी को पकड़ेगी, एटीपी को खर्च करेगी एडीपी में, प्लस फॉस्फेट निकलेगा। तो जब एटीपी को तोड़ेगी तो उसको एनर्जी मिलेगा, तो ये आगे ना रेप्लिकेशन फॉक को ओपन करेगी। जब ओपन करेगी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। डीएनए तो बहुत बड़ा ही होता है। तो डायरेक्शन ये 3 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम है। ठीक है, हेलिकेज अपना काम कर रही थी, ए टी जी सी टी ए सी जी टी। इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लेते हैं ना यहाँ पे, जी का जगह सी। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे, तो ये डीएनए का स्ट्रैंड बहुत बड़ा है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जी की जगह सी की जगह जी, टी की जगह ए की जगह टी, जी एंड सी एंड सो ऑन, राइट। तो ये हेलिकेज ने और ये रेप्लिकेशन फॉक को ओपन कर दिया है, और सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स तो बाइंड की हुई हैं। एसएसबी प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, और हेलिकेज अपना अभी आगे अपना काम कर रहे हैं, हेलिकेज अपना काम कर ही रहे हैं आगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड को ओपन करते जा रहे हैं, और ये जो रेप्लिकेशन फॉक ओपन होता जा रहा है, तो रेप्लिकेशन फॉक की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ, ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, जो एंजाइम जो रेप्लिकेशन करते हैं, उनको ये नाइट्रोजन बेस फ्री चाहिए। अगर ये फ्री नहीं मिलेंगे, अगर ये दोनों एक साथ जुड़े रहेंगे तो फ्री नहीं मिलेगा, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस हो नहीं पाएगा। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस हो पाए, वो कर पाए, इसलिए ये दोनों स्ट्रैंड को अलग होना ज़रूरी होता है, ताकि नाइट्रोजन बेस फ्री हो जाए
और ये डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंटेशन रूल से नया बेस ऐड करता जाए। ठीक है, तो ये होना ज़रूरी है। खैर, जब हेलिकेज काम कर रहे हैं तो हम कुछ इस तरह देखेंगे। अगर कोई रोप है, ठीक है, अगर रोप को हम पकड़ें और उसको ओपन कर दें, तो जब ओपन करेंगे तो दूसरा जो एंड होगा रोप का, वो कॉइलिंग वहाँ पे ज़्यादा होती जाएगी। सोचो एक बार, जब रोप को ओपन करेंगे, रोप को जब पकड़ेंगे, दो एंड उसको ऐसे पकड़ के खींच दें ऊपर, तो जो दूसरा एंड होगा उसका वहाँ पे कॉइलिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी डीएनए पे यही होता है। जब ये हेलिकेज एंजाइम इसको खोलता जाता है, ओपन करेगा, जब ओपन करेगा तो यहाँ पे कॉइलिंग बढ़ जाती है। इसमें मैंने बना दी, तो उसको बोलते हैं सुपर कॉइल्ड डीएनए। सुपर कॉइल्ड डीएनए, सुपर कॉइलिंग हो गई, यहाँ पर कॉइलिंग बढ़ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या होगा आगे। इसको ऊपर वाले को रब कर देते हैं। सुपर कॉइलिंग हो गई, तो सुपर कॉइलिंग होने की वजह से ये हेलिकेज इस वाले एंड तक आने में बहुत मुश्किल होगा इसे, क्योंकि बहुत डीएनए बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत करीब आ गया है, बहुत कंडेंस, बहुत कॉइलिंग बढ़ गई है। तो इसको एंड तक आकर ओपन करने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, एंड तक आएगा, ओपन करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इससे, हेलिकेज को एंड तक ओपन करने में। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रोटीन और आती है। प्रोटीन बना लेते हैं भाई। एक प्रोटीन आ गई, एक और। ठीक है, ये जो प्रोटीन आई है, बना लेते हैं इसकी। अच्छा, इसको भी बनाते हैं अभी। ये जो प्रोटीन आई है, ये क्या काम करेगी? प्रोटीन, ये जो सुपर कॉइल हुआ था, इस सुपर कॉइलिंग जो होता है इसको ट्विस्ट को कम कर देगी। तो इट चेंज द टोपोलॉजी ऑफ द डीएनए। तो ये प्रोटीन क्या कर देती है? चेंज द ट्विस्ट और टोपोलॉजी ऑफ डीएनए। टोपोलॉजी चेंज करेगी। जो सुपर कॉइलिंग आई थी उस सुपर कॉइलिंग को कम करेगी। ठीक है, टोपोलॉजी चेंज करेगी, इसलिए इसका नाम है टोपोआइसोमरेसिस। टोपोआइसोमरेसिस, टोपोलॉजी से टोपोआइसोमरेसिस। देखो टोपोआइसोमरेसिस। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेसिस एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, फैमिली ऑफ एंजाइम्स है, कई सारे होते हैं। ठीक है, हमारी बुक्स में है कि प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेसिस को बोला गया गायरेसिस। तो टोपोआइसोमेरेसिस को प्रोकैरियोट्स में क्या बोला गया है? डीएनए गायरेसिस। ठीक है, गायरेसिस बोला गया है। तो टोपोआइसोमेरेसिस एक पूरे फैमिली एंजाइम्स की। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में उनको गायरेसिस बोला गया है। तो टोपोआइसोमेरेसिस पे ना दो डोमेन होते हैं। एक डोमेन जो होगा उस पर ऐसा कटर है। ठीक है, कटर है, न्यूक्लियस है, ये कटर है। और दूसरे डोमेन जो है उस पर, दूसरे डोमेन पे बॉटल है, ग्लू बॉटल है, इसके अंदर ग्लू है, ग्लू बॉटल। ठीक है, अब देखो क्या काम करता है। ये डोमेन 1, ये डोमेन 2। जो डोमेन 1 है न्यूक्लियस का, वो क्या काम करेगा? ये आएगा, ये यहाँ पर ना एक स्टैंड को कट कर देगा, कट लगा देगा। यहाँ पर न्यूक्लियस है ना, तो कट लगा दिया। ये जो कट लगा, यहाँ पे हमने कट दिखा दिया। ये जो कट लगा इसको बोलते हैं निक। निक बोलते हैं इसे, निक। कट को क्या बोलते हैं? निक। एक्चुअली निक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने से बनता है। फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड था उसको ब्रेक कर दिया, या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ा, निक लग गया, टूट गया। तो अब क्या होगा? ये जो इसको पकड़, जब टूटा हिस्सा यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट करा देगा। जब घूमेगा तो कॉइलिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके जो डोमेन था, पहला डोमेन जहाँ पे न्यूक्लियस थे, उसने क्या काम किया? जो सुपर कॉइल डीएनए जो था दूसरे एंड पर, उसमें से कट लगाया, निक लगाया, उसको पकड़ा और घूम गया। जब रोटेट करा तो इसकी जो कॉइल था, सुपर कॉइलिंग, उसको कम कर दिया। ठीक है, और बाद में जो ग्लू बॉटल थी, ग्लू बॉटल इस डोमेन 2 से, ग्लू बॉटल से क्या काम करेगा? इस कट को जोड़ भी देगा, लाइगेट कर देगा इस कट को। तो दूसरे डोमेन ने क्या काम किया? लाइगेट कर दिया। लाइगेट कैसे करा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फिर से बना दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म कर दिया। तो इस ग्लू बॉटल ने क्या काम किया? जहाँ से कट लगाया था उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फिर से जोड़ दिया। जब जोड़ दिया, अब क्या होगा? ये जो डीएनए था, अब डीएनए जो सुपर कॉइल था, अब उसकी कॉइलिंग रिलीव हो जाएगी। ये सुपर कॉइल डीएनए थोड़ा धीरे ठीक होने लग जाएगा, कॉइलिंग कम हो जाएगी इसमें।
अब इसकी कॉइलिंग कम हो गई, कॉइलिंग कम होगी तो हेलिकेज आराम से आएंगे और एंड तक उसको ओपन कर पाएंगे। तो इन एंजाइम का नाम था टोपोआइसोमेरेज 1 एक्चुअली, इसको पूरा बोलें तो टोपोआइसोमेरेज 1 थे, ठीक है। तो टोपोआइसोमेरेज 1 ने क्या काम किया था, न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ा, और दूसरे ग्लू बॉटल ने जहाँ पे लाइगेज एक्टिविटी ने क्या काम किया, लाइगेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फिर से जोड़ दिया, ठीक है। तो इससे ये सुपर कॉइलिंग को कम करते हैं, और प्रोकैरियोट्स में इनको क्या बोलते हैं, गायरेजेस, ठीक है। तो इनका काम ये था, बहुत ही अच्छी प्रोटीन्स हैं ये। एक टोपोआइसोमेरेज 2 भी होती हैं, 2, उनमें एक और कटर होता है। तो ये कटर क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को, जब सुपर कॉइलिंग ज़्यादा होती है तो दोनों स्ट्रैंड को तोड़ देता है, फिर काम करता है। तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मैंने बोला था टोपोआइसोमेरेज आर द ग्रुप ऑफ फैमिली ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो फैमिली ऑफ एंजाइम्स है, हमारे में इतना डिटेल में नहीं है, हम लोग गायरेजेस याद रखेंगे। गायरेजेस आर यूज इन प्रोकैरियोट्स टू जो सुपर कॉइल्ड डीएनए होता है उसकी कॉइलिंग को कम करने के लिए, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, तो इसको रब कर देते हैं। तो हम लोगों ने जो प्रोटीन पढ़ी अब तक, हमने एक तो ओराई पढ़ा जहाँ पे 80 सीक्वेंस होते हैं, डीएनए ए प्रोटीन पढ़ी, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देती है। उसके बाद एसएस भी पढ़ा, जो अनवाइंडेड डीएनए को रिवाइंड होने से बचाती है और न्यूक्लियोटाइड अटैक से बचाती है सिंगल स्ट्रैंड को, ठीक है। हेलिकेजेस पढ़ा, हेलिकेजेस ने क्या काम किया था, 6 प्रोटीन्स के मोनोमर से बनी है, और ये क्या काम करती है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है नाइट्रोजन बेस के बीच में वो तोड़ती जाती है। जब वो तोड़ती जाएगी तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट होते जाएंगे, ठीक है। तो हेलिकेजेस क्या काम करते हैं, हेलिकेजेस प्रोटीन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस, और जब वो बॉन्ड टूट जाएंगे तो दोनों स्ट्रैंड क्या होने लगेंगे, सेपरेट आउट होने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हेलिकेजेस के बाद हमने, जब हेलिकेजेस काम करती हैं तो दूसरे एंड डीएनए पे कॉइलिंग बढ़ जाती है। सुपर कॉइल्ड डीएनए को रिलीव करने के लिए कौन सी प्रोटीन काम आती है, उन प्रोटीन का नाम था टोपोआइसोमेरेजेस, और यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में उनको बोलते हैं गायरेजेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये जो ये 3 प्राइम एंड था, दिस इज 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड बना देते हैं यहाँ पर। ये कौन सा एंड है, 5 प्राइम एंड। ये 3 प्राइम एंड, इधर इसका 5 प्राइम एंड है, ठीक है। अब देखो ये अब क्या होता है, यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं हमें पता है, जो दे आर द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं, तो बना लेते हैं एक बार। ये शुगर है, ठीक है, इसके 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, OH ग्रुप, ये पता है ना हमें। तो इसको मैं ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। शुगर, फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, OH ग्रुप, शुगर, ठीक है, 5 प्राइम पे फॉस्फेट और इधर OH ग्रुप, शुगर, 5 प्राइम पे फॉस्फेट और इधर OH ग्रुप। तो ये एक हमारी क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे थे हम लोग, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस प्रोट्रूड आउट होते हैं इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अगर एडेनिन है, यहाँ थाइमीन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं यहाँ, TACG। तो यहाँ भी वही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसको ऐसे बनाते हैं। बल्कि इनफैक्ट क्या होगा यहाँ पर भाई, शुगर है, ये एंटी पैरेलल है ना, तो यहाँ पे अब फॉस्फेट यहाँ होगा, यहाँ पे 3 प्राइम पे क्या होगा, OH ग्रुप, ऐसे बना लिया हमने। शुगर, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3 प्राइम पे OH ग्रुप। शुगर ऐसे बना लेते हैं, फॉस्फेट OH ग्रुप, शुगर फॉस्फेट OH ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड है, तो एक ही जगह यहाँ पे T होगा, एक ही जगह T होगा, T की जगह यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट्री CG, ठीक है। तो ये हमें पता है, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड्स पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे हेलिकल, ये जो A प्रोटीन थी अपना काम कर ही चुकी है,
ठीक है। हेलिकेज अपना आगे काम कर रहे हैं, ठीक है। हेलिकेज जो प्रोटीन होती है वो एनर्जी डिपेंडेंट है, मतलब एटीपी को यूज़ करती है। तो एक साथ दोनों स्टैंड एक साथ ओपन नहीं हो जाते, ये धीरे धीरे ओपन होते हैं, क्योंकि एक साथ ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो एक साथ ओपन नहीं होते हैं। एक साथ ओपन नहीं होने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, तो वो धीरे धीरे ओपन होता है। हेलिकेजेस एक एक करके एटीपी यूज़ करती है, ओपन करती जाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये इधर टोपोआइसोमेरेज एंजाइम थे, वो भी अपना काम कर गए। टोपोआइसोमेरेज बनाए थे ना हम लोगों ने, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम थे, ये भी अपना काम कर गए। अच्छा, कुछ बता देते हैं यहाँ पे, कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, नॉरफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन। ये ड्रग्स क्या काम करती हैं, ये ड्रग्स जो इस टोपोआइसोमेरेज की जो ग्लू बॉटल थी ना, यहाँ पे आके बैठ जाती हैं ड्रग्स। जब ये यहाँ के बैठ जाएंगी तो इस एंजाइम की जो ग्लू बॉटल वाला डोमेन था, लाइगेज वाला डोमेन था, वो काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। जब वो काम नहीं कर पाएगा तो जो उसका डोमेन 1 था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने वाला, वो तो काम कर जाएगा। जब वो काम करेगा तो जब बॉन्ड टूट जाएगा, स्ट्रैंड डीएनए का निक लग जाएगा, तो उसे जोड़ने वाला लाइगेज तो होगा नहीं। अगर वो नहीं होगा तो बैक्टीरिया क्या रेप्लिकेट, उससे फ्रेगमेंट हो जाएंगे डीएनए के, तो क्या वो रेप्लिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब हमारे अंदर कोई प्रोकैरियोट या बैक्टीरियल डिजीज़ होती है तो हम ये एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ताकि अब ये एंटीबायोटिक्स का काम करती हैं बैक्टीरिया के डीएनए को, क्योंकि हमारा यूकैरियोटिक डीएनए अलग होता है। बैक्टीरिया के डीएनए के लाइगेज एक्टिविटी को रोकेगी। कटर उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा, लेकिन ये जोड़ने नहीं देगा, जिसके कारण बैक्टीरिया मारा जाता है, ठीक है। ऐसी एक कुछ एंटी कैंसरस ड्रग्स भी होती हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एटोपोसाइड्स, टीनोपोसाइड्स भी होती हैं, टीनोपोसाइड्स, टेनिपोसाइड्स, ये ना एंटी कैंसरस ड्रग होती हैं, कीमोथेरेपी में दी जाती हैं। जो कैंसर होता है वो क्या होता है, वो सेल डिवीज़न, ज़्यादा सेल डिवीज़न होती है उनमें, ठीक है। तो सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिवीज़न होती है सेल की। तो जब बहुत ज़्यादा डिवीज़न होती है तो रेप्लिकेशन भी बहुत होती है। तो ये हम ड्रग्स देते हैं, एटोपोसाइड्स और टेनिपोसाइड्स का काम करती हैं। ये लाइगेज एक्टिविटी को रोक देंगी। लाइगेज एक्टिविटी को रोकने के बाद जो डीएनए होगा, जो कैंसर सेल का जो डीएनए होगा, वो डाइस्टर बॉन्ड तो टूट गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया इस न्यूक्लियस से, लेकिन जुड़ नहीं पाएगा। जब जुड़ नहीं पाएगा तो क्या होगा, वो कैंसर सेल धीरे धीरे मरने लगेंगे, डाई करने लगेंगे। तो ऐसा कीमोथेरेपी में हम देते हैं, ठीक है। तो ये कैंसर स्पेसिफिक सेल पे ही वर्क करती हैं, ये एटोपोसाइड्स और टेनिपोसाइड्स। तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, इसको हम नहीं पढ़ते इतना डिटेल में। खैर, तो टोपोआइसोमेरेज अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। इधर ये ए प्रोटीन काम कर गई, हेलिकेज कर रहा है, ये ओ रही था वो सेपरेट आउट हो गया। एसएसबी अपना, एसएसबी क्या कर रही है, एसएसबी इसको अनवाइंड होने से बचा रही है। ये सब हमने पढ़ लिया, एसएसबी भी पढ़ ली। अब क्या होता है, अब आता है ग्रेट एंजाइम। उस ग्रेट एंजाइम का नाम है, ग्रेट एंजाइम आ गया एक। इस ग्रेट एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। क्या नाम है इसका? डीएनए पॉलीमरेज 3 नाम है इसका। ये एंजाइम जो है ना भाई, इतना ग्रेट क्यों बोला? ये सारी टोपोआइसोमरेज, हेलिकेजेस, डीएनए, एसएसबी, ये सारे किस लिए काम कर रही हैं? दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए, ताकि ये एंजाइम ग्रेट एंजाइम काम कर पाए यहाँ पर। तो इसके पीछे सारी प्रोटीन्स लगी हुई हैं। तो ये ग्रेट एंजाइम भाई इतना ग्रेट है तो कुछ डिमांड भी रखता है। ये इसकी डिमांड है भाई, जैसे न्यूली मैरिड वीमेन की डिमांड होती है, तो इसकी भी डिमांड है। क्या डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड ये है कि भाई ये सिंगल स्टैंड पे वर्क करेगा। इट वॉन्ट्स टू वर्क ऑन सिंगल स्टैंड डीएनए, ठीक है भाई, सिंगल स्टैंड बना रहे हैं ये प्रोटीन्स। दूसरी डिमांड है इसकी, इफ इट, अच्छा ऐसे लिखते हैं, when this enzyme
स्टार्ट्स टू वर्क, इनिशिएट लिख देते हैं, इट रिक्वायर्स DS, DS मतलब डबल स्टैंडर्ड DNA। ये क्या बात हुई भाई, वर्क तो करेगा सिंगल स्टैंड पे, लेकिन जब काम करना शुरू करेगा तो उसको डबल स्टैंड चाहिए, है ना भाई। ग्रेट भाई, इतना ग्रेट एंजाइम में तो डिमांड भी रखता है ये। तो काम करेगा सिंगल स्टैंड पे, लेकिन जब काम करना शुरू करेगा डबल स्टैंड चाहिए। तो भाई इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए एक एंजाइम आता है, एक एंजाइम आया, क्यूट सा एंजाइम है ये, क्यूट सा एंजाइम है ये, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। इसको प्राइमेज भी बोलते हैं, प्राइमेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ग्रेट एंजाइम था DNA पॉलीमरेज, ये क्या काम करता है, DNA को कॉपी करेगा, इस स्ट्रैंड को रीड करेगा और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लगा देगा। A की जगह T, T की जगह A, G की जगह C और C की जगह G, ये लगा देता है। तो एक्चुअली इसका नाम जो है वो DNA डिपेंडेंट, यहाँ लिख देते हैं, एक्चुअली इसका नाम है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। इसका नाम एक्चुअली ये है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, शॉर्ट में बोल देते हैं DNA पॉलीमरेज, लेकिन नाम है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज 3, ठीक है। इसका नाम ये है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इसकी डिमांड है, तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए ये एंजाइम आया। ये क्या काम करेगा ये एंजाइम, कुछ हम ये न्यूक्लियस में चल रहा है ना एप्लीकेशन, तो कुछ न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे DGTP, DCTP, DATP, DTTP, ठीक है, और UTP। UTP यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, D नहीं होगा ना, यूरेसिल तो RNA में होता है। डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट और यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं ये। अब क्या होता है, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये एंजाइम RNA पॉलीमरेज आएगा और T की जगह, A की जगह क्या लगा देगा, U, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। हमेशा थोड़ा ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ऊपर बात लिख दूंगा यहाँ पर, कि जो स्ट्रैंड रीड करता है एंजाइम वो हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन में होगा। हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, जो स्ट्रैंड रीड करता है उसे टेम्पलेट बोलते हैं, वो हमेशा 3' to 5' होगा। और जो न्यू स्ट्रैंड बनता है, न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस मतलब जहाँ पॉलीमराइजेशन होगा, वो हमेशा 5' to 3' होगा। ये थोड़ा याद रखेंगे। नया स्टैंड हमेशा 5 to 3 बनता है और टेम्पलेट जिस स्टैंड को रीड किया जाता है वो 3 to 5 होता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज, चाहे वो DNA से DNA बने, चाहे वो DNA से RNA बने, इस बात को हमें याद रख लेना है, ठीक है। खैर, तो भाई ये फॉस्फेट 5 पे होता है, ये 3 पे OH है, फॉस्फेट 5 पे होता है, 3 पे OH है, तो ये 3 to 5 है। ये डायरेक्शन क्या है, 3 to 5, सारी जगह 3 to 5। तो ये जो स्टैंड है 3 to 5 है, पूरा देख लो 3 to 5 है। तो अब जो स्टैंड बनेगा वो एंटी पैरेलल 5 to 3 बनेगा। तो A की जगह यहाँ पे ये 5' है, वो डायरेक्शन होगी, तो A की जगह क्या लगा दिया, A की जगह यहाँ U लगा दिया, T की जगह A, RNA, ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम, डिपेंड है DNA पे, बना क्या रहा है अभी स्टार्टिंग में RNA, ठीक है। ये छोटा सा RNA बना दिया, RNA प्राइमर बना दिया। तो ये एंजाइम क्या करता है, इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि भाई इसके बहुत नखरे हैं, डिमांड है इसकी। जो दूसरी डिमांड थी कि जब ये काम करना शुरू करेगा डबल स्टैंड चाहिए, तो वो डबल स्टैंड यहाँ पे इसने RNA प्राइमर लगा दिया यहाँ पे। ये जो प्राइमर था यूजुअली 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड बड़ा होता है, 8 to 10 बहुत छोटा होता है ये, ठीक है। तो बस इसने क्या काम किया, वहाँ पे डबल स्टैंड बना दिया ये, ठीक है। इस एंजाइम का नाम एक्चुअली क्या है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। डिपेंड किस पे है, DNA, रीड किसको कर रहा है, DNA को। बनाया क्या इसने, RNA, तो इसलिए बोलते हैं DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज या सिंपली प्राइमेज, क्योंकि प्राइमर बना रहे हैं ना। प्राइमर क्या, प्राइमर इज अ शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, विच इज नियरली 8 to 10 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है। RNA प्राइमर बन गया। अब इसके लिए पूरी डिमांड पूरी हो गई है यहाँ पे। अब क्या करेगा ये देखते हैं, इसको रब कर देते थोड़ा। अब ये एंजाइम क्या काम करेगा, देखो अब ये क्या करेगा, आएगा
और इस स्ट्रैंड ये एंजाइम आएगा। अब देखो ये क्या करेगा, ये एंजाइम आ गया, ये एंजाइम बना लेते हैं यहाँ पर, ग्रेट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3। ये क्या काम करेगा, अब इसके काम क्या क्या है देखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या काम करते हैं, रीड द टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा ऐड करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, दूसरा चेक मिसमैच प्रूफ रीडिंग। ये काम करता है, कैसे करता है देखते हैं। ये ऐसे करेगा, ये आएगा एंजाइम इस टेम्पलेट को रीड करेगा, यहाँ पे रीड करा उसने, ये जो एंजाइम आएगा इसको रीड करेगा, इसको रीड करके इसने देखा यहाँ पे जी, तो ये न्यूक्लियोप्लास्ट में ढूंढेगा जी का कॉम्प्लीमेंट्री, ये ढूंढेगा DCTP, ठीक है, डीऑक्सीसाइडेड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसको मिल गया। अब ये क्या काम करेगा, थोड़ा रब कर रहे हैं इसको। अब ये क्या काम करेगा एंजाइम, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। CHHOH, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन CH2, ठीक है। तो भाई हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसमें एक फॉस्फेट से 3 फॉस्फेट हो सकते हैं, तो ये ट्राइफॉस्फेट है 1 2 3। अब ये क्या एंजाइम करेगा, जो ग्रेट एंजाइम था, ग्रेट एंजाइम यहाँ बना लेते हैं। थ्री नाम था, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये क्या काम करेगा, एक डोमेन से तो ये चेक करेगा, ये जो एक डोमेन है इसकी, ऐसे बनाते हैं इसकी, एक डोमेन से तो चेक करेगा, रीड करेगा इस न्यूक्लियोटाइड को, एक डोमेन से क्या काम करेगा, नया जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड उठाएगा, यहाँ लगा देगा। तो उसने ये उठाया, तो यहाँ से 2 फॉस्फेट निकलेगा। जब 2 फॉस्फेट निकलेंगे तो अब देखो क्या होगा, अब ये होगा कि भाई जो ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में ए लगाया था, तो इसको ऐसे बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड को, आरएनए को, यू था इसकी शुगर, यहाँ इसको बनाते हैं, जैसे ए था तो ये शुगर होगी इसकी, ठीक है, ये 3 प्राइम पे OH ग्रुप होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप होगा, इसके साथ ए अटैच्ड है। सेम यहाँ पे होगा, ए के साथ यू अटैच होगा और ये शुगर होगी, 3 प्राइम OH होगा और इधर फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। इसको और थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, समझ आ जाएगा आप लोगों को। ये शुगर, इस पे OH ग्रुप, फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो OH ग्रुप है, अब क्या होगा, ये जो OH और ये OH, यहाँ से H2O निकलेगा, देखो ये H2O दिख रहा है, ये H2O निकलेगा, इसका H है केवल, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तो यहाँ अटैच है ना, तो H2O निकलेगा, H2O निकाल देते हैं भाई। अब क्या होगा, H2O निकल गया, अब ये इससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा, जुड़ गया। जब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, जुड़ेगा, तो फिर से क्या, इसकी शुगर, ये रही शुगर, G की जगह C आ गया, ठीक है। ये जो डायरेक्शन थी, ये OH थर्ड 3 प्राइम था, OH, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। तो इसलिए हमने बोला जो एक्सटेंशन होती है, जो नया स्ट्रैंड बनता है, हमेशा किस डायरेक्शन बनता है, 5 to 3। कारण ये क्योंकि 3 प्राइम पे फ्री OH ग्रुप होता है, फ्री OH ग्रुप होगा तो H2O निकलेगा, फॉस्फेट से अटैच कर जाएगा। लेकिन अगर ये 3 to 5 होता, 5 पे तो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनता ना, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने के लिए 3 प्राइम पे OH ग्रुप चाहिए। तो इसलिए जो नया स्ट्रैंड बनता है वो हमेशा किस डायरेक्शन बनता है, 5 to 3। जो टेम्पलेट होता है वो हमेशा किस में होता है, 3 to 5।
तो ये जो नया ये जो स्टैंड बन रहा है ये किस डायरेक्शन बन रहा है, ये बन रहा है 3, ये 5 to 3 डायरेक्शन बन रहा है। टेम्पलेट किधर था, 3 to 5 था, ये 3 to 5 है ना सारा, ये 5 to 3 बन रहा है। इसलिए क्योंकि 3 प्राइम पे OH ग्रुप फ्री होता है जिसकी वजह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन सकता है, राइट। तो अब इसने क्या काम किया, पहला इस डोमेन से इसने पहले डोमेन से चेक किया, रीड किया इसको डीएनए को, दूसरे डोमेन से क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ से उठाया, ये रॉ मटेरियल्स हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये रॉ मटेरियल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री भाई जो आना था जी की जगह DCTP उठाया, उसके 2 फॉस्फेट निकाले और इसको अटैच कर दिया। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, डुअल रोल ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसका डुअल रोल क्या है भाई, यही है ना डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, DGTP इज अ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसका डुअल रोल क्या है, इसका एक तो रोल ये है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री बेस दे रहा है, जी की जगह सी लग गया ना, जी की जगह सी दिया। दूसरा रोल क्या है भाई, 2 फॉस्फेट निकले थे, 2 फॉस्फेट निकले थे, ये जो 2 फॉस्फेट निकले थे, इस फॉस्फेट ने क्या काम किया, जब बॉन्ड टूटा एनर्जी दी, जब इस ग्रेट एंजाइम को एनर्जी दी तो ग्रेट एंजाइम आगे बढ़ेगा काम करने के लिए। भाई जब इसने यहाँ पे जो फॉस्फेट निकले तो ये आगे भी तो रीड करेगा, आगे रीड करता जाएगा। तो व्हाट इज द डुअल रोल ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसका डुअल रोल ये है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में और बोर्ड में भी आया है कि इसका डुअल रोल ये है, पहला रोल लिखेंगे, इट प्रोवाइड द कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट, कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रोवाइड कर रहा है ना, जी की जगह सी कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट दे रहा है। दूसरा रोल क्या है, इट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन, जो 2 फॉस्फेट निकले बॉन्ड ने, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के जो डुअल रोल थे, इट प्रोवाइड द कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट और इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक तो कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट देता है, दूसरा जो 2 फॉस्फेट निकलते हैं ट्राइफॉस्फेट्स में से, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में से जो 2 फॉस्फेट निकलते हैं तो उस एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से डीएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा पॉलीमराइजेशन के लिए, राइट। ठीक है, अब सुनो आगे क्या होगा। अब सेम इधर आगे यही ये पहले डोमेन, अच्छा हम लोगों ने देखा पहले डोमेन से क्या करता है, ये रीड करता है, दूसरे डोमेन से कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगा देगा यहाँ पे। अब क्या होता है, इस पे एक और डोमेन होता है, यहाँ पे बना लेते हैं इसका, एक और डोमेन है और ये डोमेन एक कटर है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस डोमेन का नाम है एक्सोन्यूक्लियेज, ठीक है, 3 प्राइम to 5 प्राइम। अब सुनना, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे वो जब लिखते हैं तो दोबारा चेक करते हैं कि भाई गलत तो नहीं लिख दिया, तो सेम यही एंजाइम ऐसा करता है कि भाई ये एंजाइम जब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऐड किया, इसने जी की जगह सी लगाया, तो जब सी लगाया तो इस पर एक और यहाँ पे आई होती है, एक आँख है इस पर, यहाँ पर एक आई है इस पर, थर्ड आई जिसको बोल दो उसको, एक और इसकी एक आँख है। तो इस आँख पीछे से देखते हैं कि भाई ये जो बेस लगा वो सही लगा, प्रूफ रीड करेगा कि भाई जो बेस लगा सही लगा, अगर बेस सही है, मैच हो रहा है तो ये आगे जाएगा। लेकिन अगर ये सपोज करो जी की जगह यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे सी लगा रहने देते हैं, अब सपोज करो आगे बढ़ाइए, इसको रीड करा सी, तो उठाना चाहिए था इसे GTP। ग्रेट एंजाइम में गलतियाँ हो जाती हैं सबसे, मिस्टेक्स तो किसी से भी हो सकती है, मिस्टेक हो गई, इसने यहाँ पर क्या करा, A लगा दिया, तो भाई ये न्यूक्लियोटाइड शुगर, ठीक है, OH 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे क्या लगा दिया, A लगा दिया। जब ये पीछे इस आई से देखा तो एंग्री हो गया, ये एंग्री हो गया, थोड़ा एंग्री हो गया, ये एंग्री क्यों हो गया, गलती हो गई इससे, इसने चेक करा, प्रूफ रीड किया भाई एंग्री हो गया। तो अभी क्या काम करेगा, ये जो डोमेन है इसका एक्सोन्यूक्लियस 3 प्राइम to 5 प्राइम, क्योंकि 3 प्राइम to 5 प्राइम तो ये होगी ना डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इसको पहले मिसमैच होगा, इसको हटाएगा यहाँ से, एक्सोन्यूक्लियस कटर से हटाएगा क्योंकि मिसमैच हो गया, और यहाँ पर फिर से सही बेस लगा देगा, सही बेस लगा देगा। तो मतलब ये तो ग्रेट है भाई, इतना ग्रेट है तभी तो इसकी डिमांड है, ग्रेट है ये। तो ये एंजाइम रीड करता है, किसको रीड करता है, टेम्पलेट को, डीएनए को रीड करने के, अब हैप्पी हो जाएगा भाई जब लगा देगा तो, ठीक है, रीड करता है। दूसरा रीड करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री ये सबस्ट्रेट भी, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड भी लगाता है,
प्रूफ रीड भी करता है, अगर गलती होती है तो उसको ठीक भी कर लेता है, एक्सोन्यूक्लियस कट करेगा और नया लगा देगा। तो ये 3 काम कर दिए इसने, ठीक है, तो इसलिए ग्रेट है। अच्छा, ये स्टैंड ये जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहे हैं, इस स्टैंड को बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा इसको और बड़ा करेंगे। ठीक है, ये जो स्टैंड बना, ये जो स्टैंड था, इस स्टैंड को क्या नाम बोलते हैं? लीडिंग स्टैंड। यहाँ लिख देते हैं लीडिंग स्टैंड, कंटिन्यूअस स्टैंड। लीडिंग स्टैंड या कंटिन्यूअस बन रहा है, राइट। अच्छा, अब थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ आती है, इसको देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे भाई। अब बहुत ज़्यादा सब लोग ध्यान लगाएंगे यहाँ पर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको देखेंगे। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री वो लगा लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या सी था, यहाँ पे जी होगा ना, डायरेक्शन 3 प्राइम पे तो OH होगा इसका, ठीक है। ये 5 to 3 जा रहा है, राइट। तो 3 प्राइम पे OH, तो ये आ गया इसका। यहाँ पे OH ग्रुप होगा, यहाँ पे फॉस्फेट, और यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह? G आएगा, ठीक है। तो हम सिंपल एक काम कर लेते हैं, ये ना बनाकर सिंपल G लिख देते हैं। G की जगह C, T की जगह A की जगह T, ठीक है। ये जो डायरेक्शन थी, जो लीडिंग स्टैंड बन रहा था, ये 5 to 3 बन रहा था ना। अब क्या होगा, हमने बोला था टेम्पलेट हमेशा 3 to 5 होता है, तो 3 to 5 तो ये होगा ना, 3 to 5 ये देखो, ये रहा 3, तो 3 to 5 ये होगा। तो इस केस में टेम्पलेट इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। तो ये जो लीडिंग स्टैंड बनता है, ये ओराई से स्टार्ट हुआ और रेप्लिकेशन फॉक की तरफ जा रहा है। तो लीडिंग स्टैंड किधर बन रहा है? ये टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉक, टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉक, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, वही ये जो अब भाई ये एंजाइम तो तभी काम करेगा जब थोड़ा इनिशिएट तो तब करता है ना, जब डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए स्टैंड। सिंगल स्टैंड पे तो काम करता है, लेकिन इनिशिएट करने के लिए इसकी डिमांड थी। इनिशिएट तभी करेगा ये जब इसको डबल स्टैंड मिलेगा। तो उसको इसकी डिमांड पूरा करने के लिए फिर से ये जो क्यूट सा एंजाइम आया, इसने यहाँ पे एक बेस, यहाँ पे एक RNA प्राइमर लगा दिया, ये RNA प्राइमर, ठीक है, 5 प्राइम to 3 प्राइम, क्योंकि एक्सटेंशन हमेशा 5 to 3 होती है। तो RNA प्राइमर लग गया, OH। अब आएगा ये ग्रेट एंजाइम। अब ग्रेट एंजाइम क्या करेगा, ये आएगा C की जगह G लगा देगा, A की जगह T लगा देगा और T की जगह A लगा देगा, ये DNA का स्टैंड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हेलिकेज अपना आगे काम कर रहे हैं, तो हेलिकेज काम कर रहे हैं तो इनका काम करा देते हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं। जब हेलिकेज आगे काम कर रहे हैं तो स्टैंड और ओपन हो जाएगा ये, ठीक है, और स्टैंड थोड़ा ओपन हो जाएगा, ठीक है। इतना ही कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये 5 प्राइम डायरेक्शन है, ये 3 प्राइम डायरेक्शन है। अब क्या होगा, ये वाला स्टैंड जो था लीडिंग स्टैंड, वो तो सिंथेसाइज होता जाएगा, इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता जाएगा, ऐसे सिंथेसाइज होता जाएगा कंटिन्यूअसली। लेकिन अब इसके साथ दिक्कत है, ये जो सिंथेसाइज हो रहा है ये अवे फ्रॉम, ये जो स्टैंड है इसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड या फिर डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। ये जो स्टैंड सिंथेसाइज होता है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉक, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉक या टुवर्ड्स ओराई, ओराई की तरफ, ये अवे फ्रॉम ओराई। तो ये रेप्लिकेशन फॉक इधर जा रहा है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है। 5 to 3 होगा ना सिंथेसाइज, 5 to 3 एंटी पैरेलल होते हैं, तो इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ये स्टैंड तो भाई सीधा जा रहा है, लेकिन ये जो डीएनए ग्रेट एंजाइम थे वो यहाँ पे चल चुके हैं। अब इस स्टैंड को सिंथेसाइज करना है, अब फिर से दिक्कत। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से ये जो क्यूट एंजाइम आएगा, यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर लगाएगा, फिर ये आरएनए प्राइमर क्यूट एंजाइम ने लगाया। अब ये ग्रेट एंजाइम क्या करेगा, फिर से यहाँ पर डीएनए का सिंथेसाइज, डीएनए को बना देगा। ये जोड़ा नहीं इसने, ये गैप ही रहेगा, ठीक है। हेलिकेज अपना आगे काम कर रहे हैं, ये फिर से ओपन होगा, इसको ओपन कर देते हैं और
क्योंकि हमने बोला था हेलिकेज एक स्ट्रेच में नहीं खोलते, धीरे धीरे खोलते हैं, एनर्जेटिकली फेवर नहीं होता। थोड़ा और ओपन कर देते हैं स्ट्रैंड को। अब ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड तो जो ग्रेट एंजाइम थे उसको करते रहेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करते जाएंगे, लेकिन ये तो इस डायरेक्शन में हो रहा है सिंथेसाइज 5 to 3। अब फिर से ये क्यूट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज प्राइमेज आएंगे, फिर से आरएनए प्राइमर लगाएंगे और फिर से क्या लगेगा, डीएनए का स्ट्रैंड। तो ये जो स्ट्रैंड है, इस वाले स्ट्रैंड में बड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसा हो गया कि ये जो दो हस्बैंड वाइफ सेपरेट हुए थे, इस हस्बैंड को वाइफ अच्छी मिल गई और ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, प्रॉपर स्मूथ चल रहा है, लेकिन इन वाइफ को अच्छे हस्बैंड नहीं मिले, डिसकंटिन्यूस। देखो दिक्कत हो रही है बहुत। अब तो दिक्कत हो गई भाई, आरएनए डीएनए, तो इस स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूसली बोला लैगिंग स्ट्रैंड। अब क्या होगा, अब इस केस में इस स्ट्रैंड के साथ दिक्कत हो गई, तो ये इस डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड को कंटिन्यूस बनाया जाएगा। कैसे बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ये लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता रहता है, तो लीडिंग स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क में, ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भाई, क्योंकि 5 to 3 सिंथेसाइज होता है हमेशा, और इस स्ट्रैंड के लिए 5 to 3 ऐसे जा रहा है, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। 5 to 3 स्ट्रैंड के लिए कंटिन्यूस है लीडिंग, और इस स्ट्रैंड के लिए दिक्कत है क्योंकि ये स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है। रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन ये है, ये, ठीक है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 थे ग्रेट एंजाइम, ये ग्रेट है क्योंकि ये ई कोलाई में एनसीईआरटी का डेटा लिख रहा हूँ, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड सिंथेसाइज कर देते हैं, पॉलीमराइज कर देते हैं विद एक्यूरेसी, प्रूफ रीडिंग के साथ। मिसमैच हुआ तो उसको ठीक भी कर देंगे। तो इतना फास्ट काम कर रहे हैं ये, तो इसलिए तो ग्रेट है ये, तो डिमांड भी रखते हैं ये। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 को मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स का। तो मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम यही है, दोनों स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, लीडिंग को भी लैगिंग को भी। तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ऐड कर रहा है विद एक्यूरेसी, ठीक है। अब क्या होगा, अब सुनो, अब यहां पर एक और एंजाइम आता है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। एक और एंजाइम आता है, ये और भी ग्रेट है, इसकी आईज सुंदर है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। इनका क्या काम, एक डोमेन वही टेम्पलेट रीड करेगा, दूसरा करेक्ट न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, एक कटर है इन पे, ये कटर कुछ अलग तरीके का है, और एक और कटर, 2 कटर है इन पे, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। अच्छा इसको ये ले लेते हैं, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए पॉलीमरेज 3 पे नहीं था, और 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस, ये वाला कटर तो था उन पे। अब क्या करते हैं एंजाइम, देखना, ये एंजाइम जाएंगे, इधर से आए तो इधर इन्होंने देखा भाई ये आरएनए प्राइमर दिखा इनको, तो ये आरएनए प्राइमर को हटा देंगे 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, क्योंकि एक्सटेंशन किधर हो रही है, ये 5 to 3 डायरेक्शन है ना, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो उन्होंने देखा भाई ये तो आरएनए गलत लगा है, डीएनए होना चाहिए, तो इन्होंने इसको हटा के यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज कर दिया। इस आरएनए को हटाएंगे, डीएनए सिंथेसाइज कर देंगे, आरएनए को हटाएंगे, डीएनए सिंथेसाइज कर देंगे, तो आरएनए सारे हटा दिए। तो ये जो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस है, ये आरएनए को हटा रही है, और ये मिसमैच नहीं, मैच आरएनए को भी हटा देती है। मतलब आरएनए तो सही बना था ना, जी की जगह सी लगाया था उसने, है ना, अच्छा टी की जगह ए लगाया था, तो मैचिंग तो सही थी ना, उसने सही मैचिंग को भी हटा दी, लेकिन आरएनए को हटाया। किस डायरेक्शन में, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस। जब ये हटाते हैं, हटाने के बाद जब ये डीएनए बना रहे थे, तो अगर सपोज करो यहाँ पे सी था तो जी लगाना था, ए लग गया, फिर से ये देखेंगे, इस वाली प्रूफ रीडिंग कर देंगे, अगर गलत लगेगा तो उसको ठीक भी कर देते हैं ये। तो ये 2 एक्टिविटी रखते हैं, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस जो आरएनए प्राइमर को हटा रही थी, और ये मिसमैच को भी ठीक कर देते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज ने ये काम किया, आरएनए को हटा के डीएनए बना दिया। अब ये जो गैप रह गया है, इस गैप को फिल करने के लिए एक बॉटल आ गई, डांस करती हुई आ गई बॉटल, ग्लू बॉटल आ गई, फिर से ग्लू बॉटल आ गई। इस ग्लू बॉटल ने क्या काम किया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया, ये जो गैप था ना, इन गैप को ज्वाइन कर दिया। कैसे, बाय फॉर्मिंग फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड,
सिंपल। और एंजाइम का नाम होता है डीएनए लाइगेज, सिंपल, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज ने क्या काम किया, जो गैप था उन गैप को फिल कर दिया बाय फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना दिया। यहाँ गैप था ना, ठीक है। अच्छा एक चीज सुनना, ये जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट थे, स्टार्टिंग में देखा था ना, आरएनए था, डीएनए था, आरएनए था, डीएनए था, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट थे ना डीएनए के, अभी स्टार्टिंग में देखा था ना, फ्रेगमेंट थे डीएनए के। आरएनए तो हटा दिया था इस वाली एक्टिविटी ने, जो डीएनए के फ्रेगमेंट थे उनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट का नाम था, ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किस स्टैंड पे होते हैं, लीडिंग पे या लैगिंग पे, लैगिंग स्टैंड पे, ठीक है, लैगिंग स्टैंड पे होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और इस गैप को फिल किया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर, किसने, ग्लू बॉटल ने, डीएनए लाइगेज ने। तो ये स्टैंड भी कैसे हो गया, बाद में कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार रब कर देते हैं हम लोग। तो हमने जो अब तक पढ़ा एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं फटाफट से। हम लोगों ने देखे ओराई, वीक सीक्वेंस, एटी रिच सीक्वेंस, जहाँ से वो डीएनए ए प्रोटीन से पुल कर लेती है। एसएसबी, एसएसबी क्या काम करती है, अनवाइंडेड डीएनए को रिवाइंड होने से बचाती है, प्लस न्यूक्लियस को सिंगल स्टैंडर्ड पे अटैक करने नहीं देती। हेलिकेज पढ़ा हमने, हेलिकेज ने क्या काम किया, नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा और आगे रेप्लिकेशन फॉर्क को ओपन करते गए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टोपो आइसोमरेजेस, उन्होंने क्या काम किया था, जो सुपर कॉइल हो रही थी उसकी डीएनए की टोपोलॉजी को चेंज करा, एक से कट कर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को लाइगेज एक्टिविटी से ज्वाइन कर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में गायरेज बोलते हैं। आरएनए प्राइमेज ने क्या काम किया, प्राइमर ऐड किया, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज थे वो डबल स्टैंड पे वर्क करते हैं, सिंगल्स पे नहीं करते। उसके बाद जब वो डीएनए पॉलीमरेज ने एक्सटेंड किया तो डीएनए पॉलीमरेज 3 थे वो, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है उसमें आरएनए डीएनए के स्ट्रैंड बनते हैं। आरएनए वाले स्ट्रैंड को हटा देता है डीएनए पॉलीमरेज 1 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से, और गैप को फिल कर देता है डीएनए लाइगेज, और डीएनए फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी बात होगी, लैगिंग स्ट्रैंड था ये, लैगिंग स्ट्रैंड, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर, ठीक है, टुवर्ड्स ओराई बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाद में तो ये कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा बायडायरेक्शनल होती है, हमेशा सेमी कंजर्वेटिव होती है, और हमेशा सेमी डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं इसको। बाय डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, एक ये। सेमी कंजर्वेटिव पढ़ा था हमने, सेमी डिसकंटिन्यूअस क्योंकि ये स्टैंड कंटिन्यूअस था, ये डिसकंटिन्यूअस था, बाद में कंटिन्यूअस बनाया गया, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो ये प्रोकैरियोट्स के लिए भी ट्रू है और यूकैरियोट्स के लिए भी ट्रू है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज बायडायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस फॉर प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो ये हमने पूरा रेप्लिकेशन देखा, कैसे सिंथेसाइज हुआ लीडिंग और लैगिंग। एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। अच्छा, अगर हमारे बोर्ड में आता है लिखने के लिए कि डिस्क्राइब द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, ये जो हम नोट्स बनाएंगे तो थोड़ा देख लेंगे, 4 स्टेप में लिखेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन 4 स्टेप पे होती है। पहला स्टेप होगा इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इनिशिएशन कहाँ से होता है, ओराई से होता है। ओरिजिनल रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कितना, 1, और यूकैरियोट्स में कितने होते हैं ओराई, मल्टी, कई सारे। सेकेंड, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, क्योंकि हमारी बुक में डीएनए ए प्रोटीन का जिक्र नहीं है तो हेलिकेज काम करेंगे, हेलिकेज काम करते हैं। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड। प्राइमर कौन बनाते हैं, वो क्यूट एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड, सॉरी। चौथा स्टेप, इलोंगेशन ऑफ प्राइमर। तो इलोंगेशन ऑफ प्राइमर कौन करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ये 4 स्टेप में डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा,
एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से, वो कुछ देख लेंगे हम लोग। कुछ इस तरह से बना रखा है हम लोगों ने, वाई शेप स्ट्रक्चर बना रखा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 एंटी पैरेलल। ये स्टैंड 5 to 3, हमेशा स्टैंड 5 to 3 सिंथेसाइज होता है। कारण बताया था क्योंकि 3 प्राइम पे OH ग्रुप फ्री होता है, वहां से फॉस्फोराइड से बॉन्ड बन सकता है, OH होता है। ये स्टैंड था कंटिन्यूअस लीडिंग स्टैंड, रेप्लिकेशन फॉर्क डायरेक्शन ये। और ये स्टैंड कौन सा होगा? लैगिंग स्टैंड, डिसकंटिन्यूअस रहता है ना ये, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। ये डायरेक्शन 5 to 3। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देख लेंगे। तो ऐसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। अच्छा, इसको एक बार और अब करते हैं। अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की, तो प्रोकैरियोट्स के जो एंजाइम्स होते हैं ना, 3 होते हैं डीएनए पॉलीमरेज। एक तो डीएनए पॉलीमरेज 1, हमने पढ़ा था ना, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो आरएनए प्राइमर को हटा रहा था 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से। तो इस एंजाइम को डिस्कवर किया था कॉरेनबर्ग ने, इसलिए इसे कॉरेनबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। एक्टिविटी क्या थी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। ये केवल इसी पे ही होती है और किसी पे नहीं होती है। आरएनए प्राइमर को हटा रहा था ना इससे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। प्रूफ रीडिंग, मिसमैच होता है तो उसको हटा देता है, प्रूफ रीडिंग ये करता है। और पॉलीमराइजेशन तो करता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। इसको इस एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी की वजह से मेजर रिपेयर एंजाइम ऑफ प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं, रिपेयर एंजाइम। तो अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द मेजर, विच इज द मेजर रिपेयर एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स, तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा, ठीक है। अच्छा, इस डीएनए पॉलीमरेज 1 को अगर हम प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कर दें, इसकी प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज पैप्सिन से, पैप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना, तो ये 2 फ्रैगमेंट दे देगा, एक बड़ा एक छोटा। जो बड़ा फ्रैगमेंट होगा उसे बोलते हैं क्लीनो फ्रैगमेंट, क्लीनो फ्रैगमेंट लार्ज होता है बड़ा फ्रैगमेंट, और ये छोटा फ्रैगमेंट है स्मॉल, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में लिखा हमने। डीएनए पॉलीमरेज 3, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स। भाई 2000 बेस पेयर पर सेकंड ऐड कर देता है विद एक्यूरेसी, ठीक है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है, तो मेजर रेप्लिकेटिंग ये। एक डीएनए पॉलीमरेज 2 भी होता है, तो इसको बोलते हैं नाइदर मेजर, नाइदर इट इज नाइदर मेजर रेप्लिकेटिंग नॉर मेजर रिपेयर एंजाइम। तो एक्चुअली इसके बारे में साइंटिस्टों को ज़्यादा नहीं पता, बस कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं अगर डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 नहीं होता तो ये काम कर देता है, ठीक है। इसके बारे में बस इतना ही पता है। तो ये हमारे प्रोकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज खत्म होते हैं। एक बार यूकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज भी देख लेते हैं, हमारी बुक्स में नहीं लिखा पर एक बार देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेजेस इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या काम करते हैं? ये प्राइमेज एक्टिविटी शो करते हैं, प्राइमेज। डीएनए पॉलीमरेज बीटा रिपेयर एंजाइम होते हैं, रिपेयर करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज गामा ये माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को क्या करते हैं? ये रेप्लिकेट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सर्कुलर होता है ना, डबल स्टैंडर्ड। ये जो डेल्टा थे लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं, और ये एप्सिलॉन लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 यूकैरियोट्स में ये हमारे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने रेप्लिकेशन जो पढ़ा, एक बार फटाफट से इस वीडियो को
खुद से रिपीट करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, एनसीईआरटी और मॉड्यूल को भी रीड करेंगे हम अच्छे से, और पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमने पूरा एप्लीकेशन यहाँ डिस्कस कर लिया। तो मल्टीपल टाइम्स देखेंगे हम इस वीडियो लेक्चर को, तभी समझ आएगा ये। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हम लोगों ने एक एनसीईआरटी की फिगर ली हुई है, दिस इज द एनसीईआरटी फिगर। तो इसको एक बार इस फिगर को देख लेते हैं, हम ये स्टडी कर चुके हैं। हाँ, ये देखिए ये जो स्ट्रैंड्स है डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये एंटी पैरेलल 3 टू 5। तो 3 प्राइम पे OH ग्रुप और 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप, ये हम लोगों को पता है। सिमिलरली हेयर एंटी पैरेलल होते हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए ये टेम्पलेट हमने डिस्कस किया था, टेम्पलेट हमेशा टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही होता है, और जो हमारा न्यू स्ट्रैंड जो बनता है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि 3 प्राइम पे फ्री OH ग्रुप होता है, और ये फ्री OH ग्रुप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है। ये क्या बना सकता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ से H2 रिमूव होगा और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है, हमने डिस्कस किया था। तो हमेशा एक्सटेंशन के लिए, जब नया स्टैंड बनता है तो एक्सटेंशन के लिए 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप होना चाहिए। तो नया स्टैंड हमेशा 5 टू 3 बनता है, टेम्पलेट हमेशा 3 टू 5। तो ये 3 टू 5 ये टेम्पलेट है, और इस डायरेक्शन में 5 टू 3 क्या बन रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये वाला स्ट्रैंड जो है ये लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड को हम कंटिन्यूसली बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रैंड है, अब इसके लिए टेम्पलेट ये है 3 टू 5, राइट। तो ये 5 टू 3 बन रहा है। ये जो एरो शो किए गए हैं डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड। डिस्कस किया था हमने लैगिंग क्यों बनता है, ठीक है। और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, ये रेप्लिकेशन फॉर्क का डायरेक्शन है। रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन ये है। तो ये जो लीडिंग स्ट्रैंड बनता है टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, डिस्कस किया था हमने, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। और ये जो डिसकंटिन्यूस लैगिंग स्ट्रैंड होता है ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर, ओराई की तरफ, और ये ओराई से दूर जा रहा है टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, लीडिंग, और ये लैगिंग, ठीक है। ये एनसीईआरटी की फिगर थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है डीएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस क्या है। डीएनए तो न्यूक्लिक एसिड है, और डीएनए एंजाइम है, प्रोटीन है, एंजाइम है, प्रोटीन, ठीक है। और डीएनए की जो मोनोमर यूनिट है, मोनोमर क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। और प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है ना। और ये जो डीएनएज हैं ये क्या काम करते हैं, ये डीएनए को ब्रेक करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बोल सकते हैं डीएनए को क्या करते हैं ये ब्रेक, ठीक है। डीएनए यूकैरियोट्स में, हम लोगों में तो न्यूक्लियस में मिलता है ना, और प्रोकैरियोट्स में क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म में। हम लोगों में यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में। और डीएनएज, ये जो प्रोटीन है, एंजाइम, ये साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में बनते हैं और न्यूक्लियस में आ जाते हैं न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू, न्यूक्लियस में आ सकते हैं थ्रू न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दे कैन एंटर इन न्यूक्लियस में एंटर कर सकते हैं, किसके थ्रू, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स। हम 11th क्लास में पढ़ा था हमने, न्यूक्लियस में पोर होते हैं ना, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स, वहाँ से आ सकते हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। ये हमारा वीडियो लेक्चर पूरा खत्म होता है। इस वीडियो लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देखेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।